गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने डीसी शंट मोटर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे के समांतर में संयोजित रहते हैं। इसके अलावा कि जो फील्ड होता है वो हमेशा पतले वायर का और अधिक टर्न वाला होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस आर्मेचर की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब क्या होता है कि हम जब सप्लाई वोल्टेज को नियत रखते हैं तो फील्ड से कांस्टेंट करंट प्रवाहित होता है, जिसके कारण वहाँ पर नो लोड से फुल लोड करंट और फ्लक्स दोनों क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। और मोटर आपकी नियत गति पर क्या करती है, घूर्णन करती है। इसलिए हम ज़्यादातर डीसी शंट मोटर को जहाँ पर आपको कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब कांस्टेंट स्पीड के लिए जिससे हमने बात की थी, एल्यूमिनियम रोलिंग हो गया, स्टील रोलिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया यानी कपड़ा उद्योग हो गया। इसके अलावा आपकी जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो डीसी शंट मोटर थी उसमें हमेशा जो टॉर्क होता है वो हमेशा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना अधिक आर्मेचर करंट की डिमांड होगी उतनी अधिक क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास में। इस क्लास में हम बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर की। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सीरीज मोटर में क्या होगा कि आपका फील्ड और आर्मेचर और लोड तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, श्रेणी में संयोजित रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड व आर्मेचर श्रेणी में संयोजित रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि डीसी सीरीज मोटर है उसमें फील्ड और आर्मेचर श्रेणी में संयोजित रहते हैं और इनके दोनों के समांतर में क्या संयोजित किया जाता है, सप्लाई सोर्स। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में क्या किया, यहां पर आर्मेचर ले लिया मैंने और यहां पर मैंने ब्रश संयोजित कर दिया। ठीक है, और इस आर्मेचर की श्रेणी में मैंने फील्ड संयोजित कर दिया और यहां पर सप्लाई सोर्स वी कनेक्ट कर दिया। सप्लाई सोर्स क्या कनेक्ट कर दिया है, वी। ठीक है, तो अब देखिए ये फील्ड है, तो यहां पर फील्ड का फ्लक्स मैं मान लेता हूं क्या होगा, फाई सीरीज होगा और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर सीरीज होगा। ठीक है, और आपका आर्मेचर है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए मान लेते हैं और इसमें जो बैक ईएमएफ होगा वो ईबी होगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यांत्रिक आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, यांत्रिक आउटपुट। अब देखिए सबसे पहले कि जैसे ही आप क्या करते हो, यहां से सप्लाई संयोजित करते हो, इसके कारण यहां पर लोड करंट क्या प्रवाहित होगा, IL प्रवाहित होगा। अब ये लोड करंट जब फील्ड से गुजरेगा तो इस करंट को आप क्या नाम दे सकते हो, I सीरीज करंट। और यही करंट जब किससे गुजरता है, आर्मेचर से गुजरता है
तो इसका नाम क्या रख दिया आपने, IA रख दिया। ठीक है, तो यहां से सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगी, बैक EMF और फील्ड में ड्रॉप और आर्मेचर में ड्रॉप के बराबर होगी। यानी V बराबर क्या होगा आपका, यहां से EG प्लस IA RA प्लस I सीरीज R सीरीज प्लस BCD। ठीक है, ब्रश कॉन्टेक्ट है ड्रॉप। तो आप BCD को नगण्य मान लीजिए। BCD को नगण्य मानते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, V बराबर बैक EMF EB, यहां पे EB नोट कीजिए, EB प्लस IA RA प्लस I सीरीज R सीरीज। ठीक है, अब श्रेणी में धारा हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। यानी आर्मेचर करंट है वो सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी IA बराबर IL बराबर किसके होगा, I सीरीज के बराबर होगा। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आएगा, यहां से V बराबर AB प्लस IA कॉमन ले लीजिए, RA प्लस में क्या आ गया, R सीरीज आ चुका है आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एक नया फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो सप्लाई जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, बैक EMF और आर्मेचर में ड्रॉप और सीरीज फील्ड में ड्रॉप के क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम यहां से क्या लिखते हैं, सप्लाई वोल्टेज V बराबर EB प्लस IA RA प्लस में R सीरीज। अब हमेशा आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सीरीज फ्लक्स कब तक बढ़ेगा, जब तक आपका लोड सैचुरेट नहीं होता है, यानी संतृप्त नहीं होता है। कि जैसे ही आपने कोई भी लोड लगाते हो तो मशीन क्या है, टॉर्क को नियत बनाए रखने के लिए करंट की डिमांड करती है। और जैसे ही आप यहां से सप्लाई बढ़ाते हो तो लोड करंट का मान बढ़ता है, और यही लोड करंट किससे गुजरता है, सीरीज फील्ड से गुजरता है। तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स हमेशा यहाँ पर क्या होगा, किसके समानुपाती होगा, आपके लोड करंट या आप कह सकते हो आर्मेचर करंट के बराबर होगा, क्योंकि तीनों का मान श्रेणी में हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि लोड संतृप्ति तक क्या है, कि लोड संतृप्ति तक हमेशा फ्लक्स है वो बढ़ता है, फील्ड फ्लक्स बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर कि जब सीरीज मोटर पर लोड लगाया जाता है तो मोटर टॉर्क को बनाए रखने के लिए करंट ड्रॉ करती है, करंट ड्रॉ करती है तथा सप्लाई एंड से करंट सप्लाई एंड से लोड के अकॉर्डिंग, लोड के अनुसार सप्लाई बढ़ाई जाती है। ठीक है, सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ाई जाती है।
सप्लाई क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो यहां पर सप्लाई बढ़ाओगे तो ये देखिए यहां से क्या बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा। लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, और सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा यहां पर, ठीक है। तो इसका मान कब तक बढ़ता है, पोल संतृप्ति तक बढ़ता है। तो हम यहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि सीरीज फील्ड फ्लक्स लोड संतृप्ति तक बढ़ता है, ठीक है। अब यदि हम इस पॉइंट को लेकर के यदि टॉर्क व आर्मेचर करंट में आरेख देखें, आरेख की बात करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका सीरीज फील्ड फ्लक्स लोड संतृप्ति तक बढ़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि T समानुपाती फाई आई ए होता है, ठीक है। तो लोड संतृप्ति तक, लोड संतृप्ति तक क्या होगा कि आपका जो फ्लक्स होगा वो किसके समानुपाती होगा, लोड करंट के या सीरीज करंट के या आर्मेचर करंट के। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि जो फाई समानुपाती होगा वो किसके होगा, आई ए के होगा। तो जब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो आपके पास टॉर्क समानुपाती क्या आ चुका है, आई ए इंटू आई ए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आई ए की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लोड संतृप्ति के बाद क्या होगा, ठीक है। लोड संतृप्ति के बाद तो आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी नियत हो जाएगा, फ्लक्स नियत हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि T समानुपाती क्या होता है, फाई आई ए के बराबर होता है, और आपका फ्लक्स क्या हो चुका है, नियत हो चुका है। तो यहां से टॉर्क समानुपाती किसके होगा, आई ए के बराबर होगा, आई ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यदि आप आरेख बनाते हो यहां पर किसके मध्य, आर्मेचर करंट और टॉर्क के मध्य आरेख बनाओगे, तो याद कीजिए जो डीसी शंट मोटर होती थी आपकी, डीसी शंट मोटर, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर में टॉर्क समानुपाती किसके होता था, आई ए के होता था। तो डीसी शंट मोटर के लिए हमेशा आरेख क्या आता था, सीधा आता था एकदम, दोनों में समानुपाती का संबंध रहता था। तो यानी ये तो किसका है, डीसी शंट मोटर का है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में आपका टॉर्क किसके समानुपाती है, आई ए की स्क्वायर के है, यानी जब करंट का मान 1 रखोगे तो टॉर्क 1 रहेगा, तो उस समय तो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही यहां पर वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, 4, 3 रखोगे तो 9, और 4 रखोगे तो 16 होगा। तो पहले तो क्या होगा, आपका समानुपाती के संबंध के नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन लोड संतृप्ति के बाद आपका टॉर्क किसके समानुपाती हो जाता है, आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो यहां से आपका ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है, किसका है ये ग्राफ, आपका सीरीज मोटर का, किसका है, सीरीज मोटर का, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जो शंट मोटर सीरीज मोटर होती है उसका क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है।
तो इन दोनों ग्राफ से आप तुलना करा सकते हो कि किसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि आपकी जो सीरीज मोटर है उसका क्या है, हाई स्टार्टिंग क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आप क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब यदि हम सेकंड आरेख की बात करें स्पीड और आर्मेचर करंट की, तो सेकंड आरेख देखिए, स्पीड एन व आर्मेचर करंट IA में आरेख, इन दोनों में आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि n समानुपाती क्या होता है, AB बटे फाई होता है। AB बटे क्या होता है, फाई होता है ना। तो फाई किसके समानुपाती है, आर्मेचर करंट के समानुपाती है। फाई क्या है, किसके समानुपाती है, आर्मेचर करंट के समानुपाती है। अब देखिए यदि स्टार्टिंग में आपकी मोटर नो लोड की कंडीशन में होती है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो आर्मेचर का करंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी, बहुत ही क्या होगी, अधिक होगी। अब सेकंड केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपने उस पर लोड बढ़ाया तो आर्मेचर करंट बढ़ा, आर्मेचर करंट बढ़ा तो आपका फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा तो आपकी स्पीड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ना। तो ये क्या होता है कि मैंने जब मोटर स्टार्ट की उस समय मैंने बताया था कि यदि आपको दो फॉर्मूले ध्यान में है, T समानुपाती फाई I है और N समानुपाती EB बटे फाई, तो आप आसानी से पूरी कंप्लीट मोटर के कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि जब मोटर नो लोड पर है, ठीक है, उस समय उसको क्या है कि आर्मेचर करंट की आवश्यकता क्या होगी, नगण्य होगी। तो आर्मेचर करंट नगण्य होगा तो फ्लक्स नगण्य होगा। तो किसी संख्या में यदि हम छोटी संख्या का भाग देते हैं तो मान क्या आता है, बड़ा आता है। तो यहाँ पर इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो ये मान कम है तो ये क्या होगा, अधिक होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डीसी सीरीज मोटर को यदि आप नो लोड की कंडीशन पर प्रचालित कराते हो तो उसकी स्पीड बहुत ही अधिक होगा, या आप कह सकते हो डेंजरस स्पीड होगी। इसलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड की कंडीशन पर ऑपरेट नहीं करवाया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, आगे नोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से कि फर्स्ट तो हमने टॉर्क और आर्मेचर करंट में संबंध देख लिया था, दूसरा कौन सा है, स्पीड और आर्मेचर करंट में आरेख। ठीक है, तो यहां पर इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आरेख बनाते हैं। आर्मेचर करंट और आपका स्पीड, ये स्पीड क्या थी आपकी, नो लोड स्पीड थी, नो लोड स्पीड थी, ये आपकी क्या थी, नो लोड स्पीड थी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो डीसी शंट मोटर होती है उसकी गति क्या होती है कि जो नो लोड है उसके पास में होती है, यानी वहां पर जो स्पीड रेगुलेशन होता है बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी शंट मोटर है वो नियत गति पर घूर्णन करती है,
इसलिए वोल्टता नियमन आपका क्या होता है, बेस्ट होता है। लेकिन यहां पर देखिए कि आपका जो आर्मेचर का करंट है, ठीक है, उस पर कौन निर्भर कर रहा है, फ्लक्स निर्भर कर रहा है। तो स्टार्टिंग में देखिए, यहां से यदि आप ग्राफ स्टार्ट कराते हो तो यहां पर आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि आप कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड की कंडीशन पर नहीं प्रचालित कराओगे। नो लोड की कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो आर्मेचर करंट होगा वो 0 होगा, आर्मेचर करंट 0 होगा तो आपको पता है फ्लक्स भी क्या होगा, 0। तो जब किसी मोटर को आप नो लोड की कंडीशन पे प्रचालित कराओगे तो फ्लक्स का मान 0, तो किसी संख्या में 0 का भाग देने पे क्या आता है, अनंत मान आता है। तो यानी स्पीड क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ लोड इस पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां से मैंने इसका ग्राफ स्टार्ट किया, ये ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, कि जैसे जैसे यहां से आप इधर जाते हो तो क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये तो आपका किसका था, शंट मोटर का था, शंट मोटर का। ये किसका है, सीरीज मोटर का है, किसका है, सीरीज मोटर का है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर प्रचालित नहीं करवाया जा सकता। क्योंकि नो लोड की कंडीशन में डेंजरस स्पीड पर घूर्णन करती है। अब देखिए, ये तो ठीक हो गया कि नो लोड पर इसे प्रचालित नहीं कराना है, और नो लोड पे प्रचालित कराओगे तो इसकी बहुत अधिक क्या होगी, स्पीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर कि यहां पर नो लोड से शंट मोटर की स्पीड में बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए नो लोड से सीरीज की स्पीड में अधिकतम परिवर्तन हो रहा है। तो वोल्टता नियमन क्या होता है कि जब किसी मोटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित कराया जाता है तो उसकी स्पीड में जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो सीरीज मोटर होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन सभी मोटरों से क्या रहता है, खराब रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डीसी सीरीज मोटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, ठीक है। तो इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसका यूज कहां पर किया जाता है और कहां पर नहीं किया जाता। तो पहला ध्यान में रखना आपको कि जितने भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम होते हैं उसमें कभी भी डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग
नहीं किया जाता है। ठीक है ना, मोटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाले, जैसे कोई भारी वस्तु है उसे क्रेन के माध्यम से उठाते हैं तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, क्रेन, लोकोमोटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, और आपका होइस्ट। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, आपके डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर ये पार्ट्स मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर सबका ग्राफ एक साथ बनाने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट को ही मिटा देता हूं। ठीक है, दोबारा से बना। ठीक है, तो आप देखिए, हम बात करते हैं कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि एक सीरीज फील्ड होता है, एक शंट फील्ड होता है। अब हमने जब आपका कंपाउंड जनरेटर पढ़ा था कॉम्युलेटिव, तो वहां पर ध्यान में रखना था आपको कि जो फील्ड है उनमें जो टर्न्स और उनमें जो प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा है वो समान होती है। तो सीरीज और शंट का जो फ्लक्स हो जाता है वो ऐड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर कॉम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि फाई शंट प्लस फाई सीरीज, याद, ठीक है, ये दोनों सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स कब जुड़ता था, जब दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होती थी, समान होती थी। ठीक है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, ठीक है, उनमें प्रवाहित धारा की दिशा क्या रहती थी, समान होती थी। तो टोटल जो फ्लक्स होता था फाई, टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। तो आपको पता है कि यदि शंट फ्लक्स है आपके पास, तो ये तो हाई स्पीड के लिए बेस्ट है, हाई स्पीड। और जो सीरीज फ्लक्स है ये किस में हेल्पफुल है, हाई टॉर्क में, इसमें हाई टॉर्क में बेस्ट है। किसमें बेस्ट है, हाई टॉर्क में बेस्ट है। अब देखिए आप सभी कि जब आप मान लीजिए आपके पास शंट फ्लक्स है, तो शंट फ्लक्स में आप यदि सीरीज फ्लक्स ऐड करते हो, क्या करते हो, सीरीज फ्लक्स ऐड करते हो, तो टॉर्क हमेशा शंट से क्या होगा, अधिक होगा। किसका, कॉम्युलेटिव का। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, शंट फ्लक्स में सीरीज फ्लक्स ऐड करने पर कॉम्युलेटिव का टोटल टॉर्क, या आप लिख सकते हो कॉम्युलेटिव टॉर्क शंट की तुलना में, शंट मोटर की
तुलना में बढ़ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो याद कीजिए, यहां पर मैं वापस से टॉर्क और करंट का आरेख बना देता हूं। आर्मेचर का करंट IA और टॉर्क T। ठीक है, टॉर्क क्या है यहां पर, T है। अब देखिए, सबसे पहले किसका था, शंट मोटर का था। किसका था, शंट मोटर का था। तो शंट मोटर में याद कीजिए, शंट मोटर में आपका जो टॉर्क समानुपाती किसके था, IA के था। तो क्या आती थी, सीधी रेखा आती थी। ये आपका किसका है, शंट मोटर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जो आपकी सीरीज मोटर है, ठीक है, सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में आपका टॉर्क क्या रहता है, समानुपाती IA स्क्वायर अप टू लोड सैचुरेशन, लोड संतृप्ति तक, और उसके बाद स्ट्रेट। तो ये आपका किसका आता था, सीरीज मोटर का आता था। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा है कि शंट में सीरीज फ्लक्स जोड़ने से क्या होता है, कॉम्युलेटिव का टॉर्क बढ़ जाता है। तो कॉम्युलेटिव तो कॉम्युलेटिव में टॉर्क की बात करें तो T समानुपाती किसके होगा, फाई शंट प्लस में फाई सीरीज। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ने पर टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, और टोटल फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल क्या बढ़ेगा, यहां पर टॉर्क बढ़ेगा। तो जो कॉम्युलेटिव का टॉर्क होता है वो हमेशा क्या होता है कि आपका जो कौन सा है, शंट है, उससे क्या रहता है, अधिक रहता है, उससे क्या रहता है, अधिक रहता है। ये जो लाइन है रेड कलर में, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, कॉम्युलेटिव। इसको प्रदर्शित कर रही है, कॉम्युलेटिव को। इसी प्रकार यदि हम सेकंड पॉइंट लिखें कि सीरीज फ्लक्स में शंट फ्लक्स ऐड कर दिया जाए, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, आपके सीरीज की तुलना में अधिक हो जाएगी। यानी N है वो समानुपाती किसके होता है, EB बटे फाई के। और फाई यहां पर क्या है आपका, फाई यहां पर फाई, तो स्पीड समानुपाती क्या होगा, EB बटे फाई शंट प्लस में फाई सीरीज, यही होगा। तो यहां पर लोड बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, इसके कारण टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि आप यहां पर स्पीड के साथ क्या बनाते हो, आरेख बनाते हो, ठीक है, आर्मेचर करंट और स्पीड। तो ये तो आपकी नो लोड स्पीड थी, याद कीजिए नो लोड स्पीड थी, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले किसकी थी, शंट मोटर की थी, शंट मोटर की थी। उसके बाद में सबसे खराब किसकी आई थी, सीरीज मोटर की आई थी। अब यहां पर देखिए कि सीरीज फ्लक्स में शंट फ्लक्स ऐड होने से क्या हो रहा है कि यहां पर टोटल फ्लक्स बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है। तो अब जो स्पीड होगी वो इन दोनों का मध्यवर्ती होगी, किसका, कॉम्युलेटिव का, इसका कॉम्युलेटिव का, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी, कॉम्युलेटिव कंपाउंड। अब यदि हम बात करें डिफरेंशियल की, किसकी बात करें, डिफरेंशियल की, ठीक है, इसकी बात करें डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर।
तो डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें क्या होता है, फ्लक्स की, शंट फ्लक्स की दिशा सीरीज फ्लक्स की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। तो फाई बराबर क्या होता है, फाई शंट माइनस क्या होगा, फाई सीरीज, है ना। तो यहां पर जब आपका लोड बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। टोटल फ्लक्स कम होगा तो हमेशा ध्यान में रखना है कि टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टॉर्क समानुपाती क्या होता है, फाई आई ए होता है। तो टॉर्क समानुपाती वैल्यू रख दीजिए, फाई शंट माइनस फाई सीरीज इंटू आई ए होगा। तो सीरीज फ्लक्स बढ़ा, लोड बढ़ाने के कारण टोटल फ्लक्स कम हुआ। टोटल फ्लक्स कम हुआ तो आपका टॉर्क भी क्या हो चुका है भाई, टॉर्क क्या होगा बताइए। तो टॉर्क यहां पर क्या होगा कि पहले तो कम होगा, लेकिन जब आपका सीरीज फ्लक्स, कंडीशन नोट कर रहा हूं मैं यहां पे, जब सीरीज फ्लक्स अधिक हो जाता है किससे, शंट फ्लक्स में, उस टाइम में आपका ये टॉर्क होगा नेगेटिव हो जाएगा और आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, विपरीत दिशा में। यहां पर नीचे आना चाहिए था, लेकिन कहां है टॉर्क, ये रहा टॉर्क का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टॉर्क सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज फ्लक्स कब बढ़ा, जब लोड बढ़ा है, तो टोटल फ्लक्स कम हुआ तो टॉर्क क्या हो गया, कम। तो यहां पर सबसे कम टॉर्क किसका होता है, डिफरेंशियल मोटर का होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसकी स्पीड की बात करें, यहां पर किसकी बात करें, स्पीड की बात करें, तो आप सभी जानते हो n समानुपाती क्या होता है, EB बटे फाई। फाई का मान क्या है आपके पास, फाई शंट माइनस फाई सीरीज, फाई सीरीज। तो ध्यान में रखना है कि लोड बढ़ाने पर सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स कम होगा और स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहां पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी किसकी, डिफरेंशियल की, किसकी, डिफरेंशियल की। तो यहां पर मैंने टॉर्क और आर्मेचर करंट, स्पीड और आर्मेचर करंट सभी मोटरों के एक साथ क्या बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं। तो इन सबको एक साथ बनाने का ये सबसे बड़ा फायदा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, सीरीज का, उसके बाद कम्युलेटिव का, उसके बाद शंट का, उसके बाद डिफरेंशियल का। इसी प्रकार यहां पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि नियत स्पीड किसकी होती है, शंट की उससे थोड़ा कम, कम्युलेटिव की सबसे बेकार किसकी होती है, सीरीज मोटर की होती है। और डिफरेंशियल तो क्या है, अनस्टेबल मोटर है, ठीक है। इसका टॉर्क और स्पीड स्टेबल नहीं होने के कारण प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल मोटर का टॉर्क और स्पीड दोनों ही अनस्टेबल होने के कारण इसका प्रयोग कहीं पर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया जाता है। जबकि आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, इसका प्रयोग आप कहां पर कर सकते हो, देखिए यहां पे क्या है कि शंट फ्लक्स में सीरीज फ्लक्स ऐड हो रहा है, तो जो इंटरमीडिएट लोड होते हैं, ठीक है, हाई टॉर्क इंटरमीडिएट लोड के केस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका यूज नोट कर लीजिए, यूज हाई टॉर्क एंड इंटरमीडिएट लोड के केस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेटल प्रेसिंग के लिए या पंचिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पंचिंग मशीन में और मेटल प्रेसिंग में इसका यूज किया जाता है। तो मेजर जो पार्ट्स था सभी मोटर्स का हमने यहाँ पर टॉर्क आर्मेचर के साथ ग्राफ देख लिया है।
इसके अलावा यहाँ पर स्पीड और आर्मेचर करंट का ग्राफ लिख लिया है। तो ये बेसिक जो पार्ट्स था आपका, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ये टोटल जो मोटर्स हैं इनके क्या आ चुके हैं, बेसिक पार्ट्स के बारे में स्टडी कर ली है कि टॉर्क किसका अधिक होगा, स्पीड कम किसकी होगी, वोल्टेज रेगुलेशन किसका अच्छा होगा, वोल्टेज रेगुलेशन किसका खराब होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इनके स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड। उसके बाद में इनके जो स्टार्टिंग मेथड है, स्पीड और ब्रेकिंग है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।